हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जहां हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब बात आ जाती है नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। देखिए, इसको दिया किसने? आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी ने पहले यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइड। देखिए यहाँ से फॉर्मूलाज पहले कैसे डिराइव होते हैं वो बात कर लीजिए। पहला, जो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है उनमें सिंगल सेंट्रल मेटल एटम होगा। एक ही मेटल एटम होगा, ये बात याद रख लीजिए। मोनोन्यूक्लियर मतलब सिंगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कुछ और नहीं, सेंट्रल मेटल आयन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल, द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। पहले सेंट्रल मेटल को लिस्ट किया जाता है या फिर उसके कंसिडरेशन में लिया जाता है। दूसरा, लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो लिगेंड्स होते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया जाता है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट किया जाता है। आगे तीसरा, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। देखिए, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनको भी आपको अल्फाबेटिकली ही ऑर्डर में रखना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। अब कुछ हो यहीं पे द फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वेदर चार्ज और नोट इट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो उसमें भले चार्ज हो या ना हो, उसको ब्रैकेट के अंदर ही इंक्लोज किया जाएगा। ये बात पक्की है और फिक्स है कि उस जो भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर ही फिक्स किया जाएगा, उसको वहीं इंक्लोज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया जा सकता है मेटल और लिगेंड्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि जो काउंटर आयन होता है प्रेजेंट नहीं होता है, काउंटर आयन इज नॉट प्रेजेंट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रैकेट होता है उसके टॉप राइट कॉर्नर पे उसका चार्ज, जो भी चार्ज निकल के आता है तो उस चार्ज को टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। यही इस बात का बोल है, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज रिटन विदाउट काउंटर आयन द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एट द राइट सब सुपर स्क्रिप्ट का मतलब टॉप राइट कॉर्नर पे विद द नंबर बिफोर द साइन। और नंबर जितना भी मतलब पहले नंबर लिखा जाएगा फिर साइन लिखा जाएगा। द चार्ज ऑफ केटायन इज बैलेंस बाय चार्ज ऑफ एनायन। एनायन का चार्ज केटायन से बैलेंस किया जा सकता है या केटायन का एनायन से बैलेंस किया जा सकता है। अब नेमिंग की बात आती है कि नेमिंग कैसे होती है मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सबसे पहला रूल, कुछ भी हो, द केटायन इज द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। देखिए यहाँ पे K2Zn OH होल 4 इस एग्जाम्पल को बात है। इसमें क्या होता है, एक केटायन है, केटायन की जगह मान लीजिए क्लोरीन भी आ गया ना, तो यहाँ पे पहले केटायन को ही लिया जाएगा। जो पहले क्लोरीन है इस क्लोरीन को नहीं लिया जाएगा, पहले केटायन को, भले नेगेटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। दूसरा, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले समझाया, लिगेंड उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जमाया जाना पड़ेगा। अमीन और एक्वा अमीन, जैसे ये पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइड, यहीं पे यही बात है जी। अब कुछ और हम आगे एग्जांपल्स में भी समझेंगे। द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड विथ ओ। अब कुछ एनायनिक लिगेंड्स होते हैं जैसे K2Zn OH4। तो इसमें देखिए, जो एनायनिक लिगेंड, यहाँ लिगेंड कौन है? OH, तो इसको हाइड्रोक्साइडो ओ, यहाँ पे सफिक्स ओ लग जाएगा। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वाटर को एक्वा बोला जाए तो एक्वा में वो नहीं लगेगा, अमीन में नहीं लगेगा, NH3, कार्बोनिल में नहीं लगेगा और नाइट्रोसिल में नहीं लगेगा। बाकी सब में ही वो लगेगा, बाकी सब में ही वो लगेगा जो भी लिगेंड होंगे उनमें, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। देखिए, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, कभी एक से ज़्यादा लिगेंड हो गए तो उनको बाई ट्राई, जैसे टेट्रा पेंटा से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे OH, यहाँ पे K2Zn OH4 तो यहाँ जो OH देखिए, इसके जो नेम में पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट थर्ड, तो यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो लिखा कि कितने नंबर ऑफ एंटाइटीज या कितने नंबर ऑफ लिगेंड है,
उसको डिनोट करने के लिए। वहीं अब मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिनमें उनके नाम के अंदर ही न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे ट्राईफिनाइल फोस्फिन। अब ट्राईफिनाइल फोस्फिन में उसके नाम में ही एक न्यूमेरिकल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम 20 ट्रीज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में इसमें दे रखा डाइक्लोरो 20 ट्राईफिनाइल फोस्फिन, यानी यहाँ पे दो दो फिनाइल फोस्फिन है तो 20 ट्राईफिनाइल फोस्फिन ऐसा यूज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। Oxidation state of metal in cation, anion और neutral coordination entities indicated by Roman numeral। जैसे मान लीजिए K2ZnOH4 में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जिंक। अब जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है इसमें 2, तो उसको डिनोट किससे किया गया, एक रोमन नंबर से। एक रोमन नंबर से हमेशा याद रखना, एक रोमन नंबर से होगा। इफ ए कॉम्प्लेक्स इज ए केटायन देन मेटल इज नेम्ड एज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम समझ सकते हैं ये केटायनिक या एनायनिक लिगेंड होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो केटायनिक या न्यूट्रल की बात कर ले तो केटायनिक या न्यूट्रल में जो सफिक्स होगा, जैसे जो मेटल होता है उसका वैसे ही नाम हो, जैसे प्लेटिनम है तो उसका प्लेटिनम ही नाम होगा। वहीं कभी एक एनायनिक लिगेंड हो गया तो वहाँ पे प्लेटिनम की जगह प्लेटिनेट लग जाएगा, आयरन का फेरिक का जगह फेरेट लग जाएगा, ये सब बात आ जाती है। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट होगा, एनायनिक लिगेंड में बात करते हैं। वहीं द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ केटायन, यानी जो केटायनिक लिगेंड होता है न्यूट्रल होता है उनमें जो मेटल का नाम होता है वो एज इट इज़ ही लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ट्राईअमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे जो नाम है, देखिए लिगेंड 3 है, अमीन है। देखिए इसमें अमीन का पहले नाम लिया गया है एक्वा से, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाया गया। वहीं जो काउंटर आयन है उसको बाहर लिखा गया। तीसरी बात, जो ट्राई 3 अमीन है तो ट्राई यूज़ हो गए, 3 एक्वा है तो ट्राई यूज़ हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। इसमें भी क्या होता है, देखिए मैंने समझाया था कि यहाँ पर जब किसी भी लिगेंड में ही न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, न्यूमेरिकल नाम में ही न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उसको ट्रिस बिस ट्रिस से याद होता है। जैसे यहाँ पे ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन यूज़ आ गया। और जैसे अब आगे एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी है कि राइट द फॉर्मूला टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्टेट। अब यहाँ पे क्लोराइडो लगा मतलब ये एनायनिक लिगेंड है। इसका फॉर्मूला दे रखा है CONH3 होल फॉर H2O, फिर Cl और ब्रैकेट में बाहर Cl2। वैसे ही पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। अब ये तो K2ZnOH4 ये हमने समझ लिया। ऐसे ही ये नाम से, इनके नाम आपको ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने पे ये आ ही जाएंगे। जैसे इंटेक्स क्वेश्चन है, इनको भी एक तरीके से एक्सरसाइज के तौर पे हम ले सकते हैं। इनको खुद से करेंगे तभी ये आएगा, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आइसोमर्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी केमिकल फार्मूला तो सेम होगा बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगा। एंड इसी डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण उनकी एक से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो अब आते हैं हम कि कितने टाइप के आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला है लिंकेज, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा है आयोनाइजेशन एंड चौथा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सबसे पहले स्टीरियो पे आते हैं। स्टीरियो में आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी उनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम होगा और जिनमें जो बॉन्ड होते हैं वो भी सेम होते हैं, बट उनका जो स्पेटियल अरेंजमेंट यानी 3D में जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये बताया गया। अब सबसे पहले आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें बोला गया दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइव्स इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ये अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, यानी जो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है डिफरेंट होने के कारण इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। सबसे पहले ले लेते हैं स्क्वायर प्लेनर, जिसमें MX2 L2 टाइप का आइसोमर होता है।
इसमें क्या होता है कि जो एक्स और एल है, ये जो यूनिडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यूनिडेंटेड लिगेंड आते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखिए दो टाइप के आइसोमर बनेंगे, एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। तो सिस क्या होता है? एडजेसेंट टू ईच अदर, वो सिस होता है, यानी एडजेसेंट मतलब अगल बगल में, एंड अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने, इसे ट्रांस आइसोमर कहा गया। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है 9.41 में, देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सिस एंड ट्रांस पीटी। देखिए यहाँ पे सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन की बात की गई है। अब ये इसमें सिस प्लेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस प्लेटिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिस प्लेटिन का यूज़ क्या है? देखिए सिस प्लेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आगे आते हैं, अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जैसे MABXL, यानी यहाँ 4 तरह के अलग अलग लिगेंड्स हैं। इसमें 2 सिस होंगे, 2 ट्रांस होंगे, 2 सिस और 1 ट्रांस होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए 9.3 में, एक सिस है 6 मतलब एडजेसेंट टू इधर अगल बगल, और ट्रांस मतलब अपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने। अब आ जाते हैं कुछ डाइडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, जैसे डाइडेंटेड लिगेंड्स में देख लेते हैं MX2LL होल ट्वाइस। इसमें देख लीजिए जो LL है यहाँ पे, ये एक डाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। 9.4 कि उसमें देखिए सिस, सिस मतलब एक दूसरे के अगल बगल, और ट्रांस एक दूसरे के आमने सामने। अब आते हैं MA3B3 में। ये एक ऐसा टाइप है जिसमें फेस आइसोमर और ट्रांस, यहाँ पे मेरिडियनल आइसोमर प्रेजेंट होते हैं। अब फेसियल आइसोमर क्या होता है? देखिए MA3B3 के टाइप में कभी एक तरीके के एटम, वन टाइप ऑफ एटम ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर, यानी एक दूसरे के अगल बगल की पोजीशन एक कॉर्नर पे ऑक्यूपाई कर ले। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये MA3B3 ऑक्टाहेड्रल में होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक तरीके के एडजेसेंट के जो लिगेंड होते हैं अपनी एडजेसेंट पोजीशन पे एक कॉर्नर पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो ऐसे आइसोमर को फेशियल आइसोमर या फेस आइसोमर कहा जाता है। वहीं कभी एक तरीके के लिगेंड मीडियल मीडियल ऑफ द मेरिडिन, मेरिडिन मतलब मिडिल, when the position are around the meridian of octahedron, यानी middle of the octahedron, we get मेरिडियल आइसोमर, यानी मेरिडियल आइसोमर, मेरिडियनल आइसोमर आता है। अब आते हैं वाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये इसलिए नहीं होता, कारण ये होता है कि जो भी लिगेंड की पोजीशन है रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मेटल आयन, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट होती है हर पोजीशन पे। इसलिए यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स ये होता है कि जो प्लेन पोरिज्म, एक आइसोमर कैसे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने एक्सटेंट तक चेंज कर सकता है या रोटेट कर सकता है, उस आइसोमेरिज्म को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, यानी ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं की जा सकती। यानी एक दूसरे को जब सुपर इम्पोज किया गया तो वो नहीं हो पाएगा, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। द मोलिक्यूल्स और आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर काइलर, वो जिनको भी आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, जो भी मॉलिक्यूल या आयंस जिनको सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, उन्हें कायरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ दो फॉर्म होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और लीवो। तो डेक्स्ट्रो लीवो नाम होता है कि वो होता क्या है, जो डेक्स्ट्रो लीवो का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो का मतलब यहाँ पे when it rotate the plane polarized light in लेफ्ट साइड, और लीवो का वहीं प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में जाने में, राइट में मोड़ देता है। उस ऐसे आइसोमर्स को DL बोलते हैं। देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वहाँ कॉमन है जहाँ पे डाइडेंटेड लिगेंड होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। आगे बात आती है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH2 होल्थाइज CN4। इनके आइसोमर्स के यहाँ पे हम डायग्राम शो कर लेंगे। और वहीं अब जैसे 9.6 है, अब यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए
तीन तरीके के अब यहाँ से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी चार तरीके के आएंगे, जैसा लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, और फिर आता है आयोनाइजेशन, एंड चौथा है सोलवेट हाइड्रो आइसोमेरिज्म। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन दोज कंपाउंड्स। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच कंटेन एम्बिडेंटल लिगेंड। यानी यहाँ पे जो भी लिगेंड होगा, इंटरचेंज होगा, वो लिगेंड की टेंटिसिटी यहाँ पे चेंज होगा कि लिगेंड कौन सा डोनर एटम होता है वहाँ चेंज होगा, और ऐसे चेंज में जो आइसोमर बनेगा वो लिंकेज आइसोमर बनेगा। जैसे NCS और यहाँ पे जैसे MnCS और HCN, आइसोथायोसाइनेट और थायो, और एक कहता है आइसोथायोसाइनेट और एक थायोसाइनेट दोनों में। दूसरा है एक एग्जांपल CONH3 होल थ्राइस NO2Cl2। तो NO2 यहाँ पे कभी रेड कलर होगा, ऑक्सीजन में जैसे रेड फॉर्म होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन डोनर होगा, वहीं येलो फॉर्म में, इसके ही येलो फॉर्म में NO2 में नाइट्रेट डोनर एटम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि दो लिगेंड में जो इंटरचेंज हुआ वहाँ पे वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे मान लीजिए CONH3 होल 6 है, CrCN6। अब इनमें क्या होता है, लिंकेज जो लिगेंड्स है उनका इंटरचेंज हो गया और आइसोमर बन गया CrNH3 होल 6 CONH3 होल 6। ये यहाँ पे बस ये हो गया, देख लीजिए। कभी लिंकेज आइसोमर है तो जो लिगेंड में जो डेंटेट हो गया डोनर एटम्स का इंटरचेंज यहाँ पे हो गया, लिंकेज आइसोमर। वहीं कभी देखिए, कभी डोनर एटम्स में आइसोमेरिज्म होगा, चेंजेस हो गए तो वो लिंकेज आइसोमर। वहीं कभी लिगेंड्स में इंटरचेंज होगा एक दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो वो हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वहाँ होता है, देखिए द फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन is a complex salt which is still a potential ligand and can displace a ligand which can become the counter ion। सिंपल भाषा में देखिए, एक लिगेंड और काउंटर आयन में, लिगेंड जो कि काउंटर आयन की तरह बिहेव कर सकता है, तो उसमें लिगेंड और काउंटर आयन में जो आइसोमेरिज्म होगा उसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझते हैं। जैसे CONH3 होल 5 SO4 Br और CONH3 Br SO4, यानी SO4 यहाँ पे लिगेंड का भी काम कर सकता है और वहीं पोटेंशियली ये एक काउंटर आयन का भी काम कर सकता है। तो Br और जो SO4 है उन दोनों में इंटरचेंज हो गया, यानी लिगेंड तो काउंटर आयन में एक्सचेंज। यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म आएगा वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आएगा। बात करते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो सोलवेट आइसोमेरिज्म एक हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एक एज ए लिगेंड होता है, तो लिगेंड और वहीं ये एक काउंटर आयन जैसा काम कर सकता है। सो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसे ही है, बट यहाँ पे लिगेंड का काम आइसोमर H2O करेगा। सो लिगेंड और काउंटर आयन में इंटरेक्शन इसे बोलते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म। सो सोलवेट आइसोमेरिज्म में हम समझते हैं एग्जाम्पल से जैसे CrH2O होल 6 Cl3। तो यहाँ पे जो वाटर है H2O का मॉलिक्यूल वो लिगेंड का काम कर रहा है, वहीं Cl3 एक काउंटर आयन का काम कर रहा है। अब वाटर और काउंटर आयन यानी H2O और Cl3 में जो आइसोमेरिज्म यानी जो इंटरचेंज होगा उसे ही सोलवेट आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जैसे ये वॉयलेट कलर में, अब आगे CrH2O होल 5 Cl3 Cl2 ये उसका एक्सचेंज आइसोमर बन गया। इसी तरह से जो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझे तो सोलवेट आइसोमेरिज्म एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही टाइप है, जिसमें वाटर और एक काउंटर आयन में एक्सचेंज होता है, इसे ही सोलवेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।